हम लोगों ने मोल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। 1 मोल ये रहता क्या है, मतलब मोल का मीनिंग क्या रहता है? क्वांटिटी रहती है, समझ में आ रहा है। एंड ये क्वांटिटी हम लोगों को क्या बताती है? इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, these particles can be atoms, molecules, आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। याद है ये ऐसा। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं Na, कैपिटल N A फॉर एवोगाड्रो, N फॉर नंबर। याद है ये। इसके बाद हम लोगों ने 4 फॉर्मूलाज देखे। जो लोग नए हैं अच्छे से देखना। पहला फॉर्मूला रहता है number of moles is equal to given mass upon मोलार मास। ठीक है, गिवन मास मतलब क्या, जो एग्जाम में पहले से गिवन रहेगा। मोलार मास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलार मास? अरे बताओ। हाँ, वेरी नाइस। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। याद है कुछ? 1 मोल सब्सटेंस का जो मास रहता है, 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल्स? बोले गए 6.022 इंटू 10⁻⁻⁴ इतने पार्टिकल्स का जो मास रहता है उसे क्या बोलने का? मोलार मास। गेटिंग इट? ओके, नाउ दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, केमिस्ट्री में मास के लिए हम लोग यूज करते हैं W, मोलार मास के लिए यूज करते हैं M। ध्यान देना, केमिस्ट्री में वेट मास दोनों सेम रहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। वेट और मास में डिफरेंस क्या रहता है बाय द वे? मास इज इक्वल टू वेट इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पता है ना? 9.8 सुनो, ये कभी कर किया है तुम लोगों ने? किया होगा ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब चेंज होता है, जी की वैल्यू जब चेंज होती है तो वेट चेंज होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे वेट बोलूँ मेरा कि 60 kg है, तो मार्स पे 60 रह जाता है, मास पे चेंज हो जाता है, वेट चेंज होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। वेट नहीं, सॉरी, मास चेंज होता है। ठीक है, तो मास मेरा यहाँ पे अगर 60 kg है तो वो मार्स पे या फिर मून पे जाके चेंज होता है, जो कुछ रहेगा। यस, ठीक है। बट अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, हम लोग मून पे जाके कोई एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं क्या? नहीं, तो हम लोगों को मास और वेट के बीच में कुछ डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो केमिस्ट्री में जब कभी मास लिखा रहेगा उसके लिए W भी यूज कर सकते हैं। समझा? ये W मास है, M क्या रहता है? मोलार मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलार मास? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स? 022 इंटू 10⁻²। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है? ओके, अब इसका यूनिट, केमिस्ट्री में मास का यूनिट कौन सा यूज करते हैं? ग्राम। समझ में आ रहा है? पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल। पर मोल मतलब पर 1 मोल दीज मेनी ग्राम्स आर देयर, इसका यूनिट रहता है। सिर्फ मास का यूनिट क्या रहेगा? ग्राम्स। केमिस्ट्री में मास के लिए ग्राम्स यूज होता है, क्योंकि हम लोग जनरली बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन लगाते हैं, उसमें 1 किलो हम लोग भर पाएंगे क्या? नहीं, उसमें क्या रहता है? ग्राम्स रहते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला कौन सा था? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? मोलार वॉल्यूम, इसे हम लोग लिखते हैं V बाय 22.4। समझ में आ रहा है? अब इस फॉर्मूला के लिए एक प्रिकॉशन लेने का, कौन सा? दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर ओनली गैस पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? एंड एट STP, ये एग्जाम में हमेशा मेंशन रहता है। समझ में आ रहा है? STP का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं, वेरी नाइस। स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू, वेरी नाइस, 1 एटमॉस्फेयर को अगर मैं mmHg, पता है ना एटमॉस्फेयर के अलावा प्रेशर का यूनिट mmHg भी रहता है, mmHg में कन्वर्ट करूं तो 760 mmHg। ये अगर नहीं पता होगा अभी के लिए सिर्फ याद रखना। ठीक है, फिजिक्स में ये पढ़ाया जाएगा ये कैसे होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। तीसरा फॉर्मूला कोई बताएगा? तीसरा फॉर्मूला क्या था? N इज इक्वल टू
गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेरी नाइस, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, जिसे हम लोग गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बोलते हैं n अपॉन Na, एवोगैड्रोस नंबर Na। समझ पा रहे हो? ठीक है, ध्यान दो बे, तुम लोगों का डिस्कशन बाद में। अब नीचे देखो, डिवीजन में तीनों फॉर्मूलाज के डिवीजन के बारे में सोचो। ऊपर वाले फर्स्ट फॉर्मूला में डिवीजन में क्या आ रहा है? मोलर मास। मोलर मास की डेफिनेशन मास ऑफ 1 मोल। दूसरे वाले फॉर्मूला के डिवीजन में क्या आ रहा है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट, तो उसके भी डिवीजन में 1 मोल आ रहा है। एवोगैड्रोस नंबर क्या रहता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, ए समझ में आ रहा है क्या? डिवीजन में हमेशा 1 मोल्स है। 1 मोल के लिए मास, 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ओके। इसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसकी डेरिवेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम की नहीं थी, इस चैप्टर में करनी भी नहीं है। एक इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलने का? आइडियल गैस इक्वेशन। इन आइडियल गैस इक्वेशन P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V N नंबर ऑफ मोल्स, R कांस्टेंट, T टेम्परेचर। इस R की वैल्यू, जो लोग नए हैं, R इज अ कांस्टेंट, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू क्या रहती है? 3.14, पता है ना, या फिर 22/7। तो वैसे एक R की वैल्यू कांस्टेंट है जो एग्जाम में दी रहती है, तुम लोगों को याद नहीं रखना है। 0.0821, इसका यूनिट हो जाता है लीटर, एटमॉस्फेयर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। समझ में आ रहा है? बट अभी हम लोगों को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में क्या चाहिए? एन चाहिए। एन के फॉर्मूलाज, ये नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूलाज है, समझ रहे हैं? तो एन के लिए ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो एन का फॉर्मूला क्या बनेगा? पीवी अपॉन, वेरी नाइस, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही किया है। 1 2 3 और 4, ये 4 फॉर्मूलाज पढ़े थे, याद है सबको? इनमें कोई दिक्कत? ओके। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब जो इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा हूं, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो। एटम के अंदर क्या क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बराबर। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सब जन जरा ध्यान देंगे। अगेन, अभी जो मैं लिखा के दे रहा हूँ ये अपने नोट सुंदर दिखे इसलिए। ये सब चीजें हम लोगों को एग्जाम में दी हुई रहती है। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे। पार्टिकल, उस पार्टिकल का मास एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, उस पार्टिकल का चार्ज एग्जाम में दिया हुआ रहता है, उस पार्टिकल का सिंबल। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। सिंबल हम लोग एकदम एंडिंग में लिखेंगे, मास एंड चार्ज पहले लिखेंगे, वो एग्जाम में पहले से दिया रहता है, तो उसमें हम लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो कौन से पार्टिकल्स है अपने पास? पहला कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा, अरे बोलो, प्रोटॉन, बराबर। एंड तीसरा न्यूट्रॉन, बराबर। ये वैल्यूज एग्जाम में दी हुई रहेंगी। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये kg में दिया हुआ है। ठीक है, kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 1000 से। कितने से? 1000। तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9.1 इंटू 10⁻28 होगा। कितना होगा? ओके, देखो भाई, केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितने से? 1000 कैन बी रिटन एज 10⁻3। 10⁻³ इंटू 10⁻3 कितना बनता है? -28। समझ में आ रहा है? पक्का एग्जाम में वो केजी में रहता है। अगर गलती से ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ा तो कैसे करेंगे, समझा? ओके, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, ऐसा कुछ कभी पहले पढ़ा है तुम लोगों ने?
नहीं पढ़ा होगा तो भी चलेगा, बट तुम लोगों ने बचपन में चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज -1। कितना बोलते हैं हम लोग? माइनस। अरे पता है ना, ये सुना होगा तुम लोगों ने। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग लेते हैं 1। क्या लेते हैं? वो 1 जो रहता है वो एक्चुअली इतना रहता है। ये नंबर घटिया है ना, वैसे मजा आ रहा है देख के इसको बहुत। 1.6 इंटू 10⁻19 समझ में आ रहा है। इस नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने बोला 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है 1, और सिंबल नहीं क्या बोलते हैं उसको, यूनिट चेंज कर दिया 1e। समझा? ये चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज 1e। e फॉर इलेक्ट्रॉन। समझा? 1 इलेक्ट्रॉन ये चार्ज का सबसे छोटा यूनिट रहता है। एंड 1e इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। समझा? अगेन ये सब तुम लोगों को याद रखना है क्या? एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज रहता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। समझा? अगेन इट इज इन kg। kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करने का? 1000 मतलब 10⁻3 10⁻3 इंटू 10⁻27 -24। जो नए बच्चे हैं समझ में आ रहा है क्या बड़बड़ हो रही है? अगेन ये एग्जाम में दिया रहता है। अब बट प्रोटॉन, बचपन से प्रोटॉन सुना है ना, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन रहता है। हाइड्रोजन का मास कितना लेते हो? 1 लेते हो ना। तो ये जो 1 बोलते हैं वो 1 एक्चुअल में कितना रहता है? 1.67 इंटू 10⁻। तो अगेन ये भी घटिया नंबर है, यूज करने में दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने इस पूरे नंबर को बोल दिया 1। क्या बोला? एंड इसका यूनिट भी चेंज करना पड़ेगा 1 AMU। क्या बोलते हैं इसको? 1। किसी को AMU का फुल फॉर्म पता है क्या? एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या बोलने का? एटॉमिक मास यूनिट। समझा? अगेन देखो भाई ये बहुत घटिया नंबर आ रहा था तो अपने को मजा नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया। इसको सिंप्लीफाई करके कितना बोला? 1 क्या? AMU। 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच? इंटू 10⁻। समझा? ओके। एग्जाम में वो नंबर देंगे उसको AMU बोलते हैं, वो शायद से ना दे, ठीक है। बट बाद में हम लोगों ने अभी है ना AMU को थोड़ा चेंज कर दिया, उसको अभी बोलना स्टार्ट किया U। क्या बोलने स्टार्ट किया? देखो भाई AMU का फुल फॉर्म क्या? एटॉमिक। U को बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? 2019 में है ना CET में एक क्वेश्चन आया था। CET बहुत फालतू एग्जाम है, सिंपल एग्जाम, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आजकल AMU को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? उसका आंसर क्या है? U। खत्म, इतना आंसर था। समझ में आ रहा है? 1 मार्क मिल गया। ओके। अब बचपन में तुम लोगों ने सुना है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज -1, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन इज +1। समझ में आ रहा है? तो वो +1 जो रहता है वो +1e रहता है। समझा? एंड या फिर बचपन में तुम लोगों को पढ़ाया गया है ना भाई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम। नहीं सुना है? नहीं सुना है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहता है। नहीं सुना है? सच्ची नहीं सुना है? ओके, आज सुन लेना। चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम और इक्वल। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? बताओ रे। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, ठीक है। ये नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1e, ठीक है। अब बचपन में तुम लोगों ने और एक चीज सुनी होगी, नहीं होगी तो अभी सुन लो। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम। नहीं सुना है? ठीक है। हाँ, तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम। तो प्रोटॉन का कितना मास है? 1.67 इंटू 10⁻। यूनिट। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, विच इज 1U। U फॉर मतलब U का फुल फॉर्म यूनिफाइड मास, ठीक है। एग्जाम में दिया रहता है बट मीनिंग तो पता रहना चाहिए ना इन सब का क्या है, ठीक है। बचपन से सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता दूंगा। व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन? नो चार्ज। हाँ, इतना सुना है ना सबने। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज नो चार्ज, ठीक है। अब इनके सिंबल्स पे जाते हैं। प्रोटॉन का पहले सिंबल यूज करते। चलो, प्रोटॉन का सिंबल क्या रहेगा? P। देखो सिंबल X, Z एंड A ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ये A और Z आगे पीछे किधर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब Z क्या रहता है? Z हाँ एटॉमिक नंबर। क्या रहता है? A क्या रहता है? मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। चलो, प्रोटॉन का मास बताओ। मास
प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻, उतना नंबर उधर वो छोटी सी जगह में लिख पाएंगे क्या? तो हम लोगों ने क्या बोल दिया? 1। समझा? वो 1 क्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास होता है 1, प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर, उसका चार्ज, समझा? उसका चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻, इतना लिख पाएंगे क्या? तो क्या लिखा? समझा? पक्का? ओके। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1, इलेक्ट्रॉन का मास घटिया नंबर है। इस नंबर को एएमयू में अगर मैंने कन्वर्ट किया, बाद में चाहिए तो कैसे कन्वर्ट करते बता दूंगा, तो ये आता है 0.000555 कंटिन्यूएशन में। समझ पा रहे हो? ये 4 जीरो हो गए ना बे, 4 जीरो होंगे तो उसको अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे? 0। समझ में आ रहा है? पक्का? तुम लोगों ने कभी बचपन में सुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल? पक्का? तो प्रोटॉन का मास अगर 1 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास रहता है 0.00055। 4 जीरो आ गए, 4 जीरो मतलब बात ही खत्म ना बे। अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना लेंगे? 0। ठीक है? अगेन ये एग्जाम में दिया रहता है, बट ये नेग्लिजिबल है, ये अपने को रियलाइज होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास 1, न्यूट्रॉन का चार्ज, वेरी नाइस। समझे? ये लिख दो, ये एग्जाम में दिया रहता है, बट अपने पास रहना चाहिए। चलो अब एक क्वेश्चन करने वाले हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन इज, तुम लोगों को अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, एग्जैक्ट आंसर के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है? तो क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज ऑन 1 mole electron given that charge of 1 electron is 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम। अब ये 1.6022 इतना आगे तक लेके जाएंगे क्या? इसको क्या लेने का? 1.6। समझा? ओके। जो लोग लास्ट लेक्चर प्रेजेंट थे सॉल्व करना स्टार्ट करो, जो लेक्चर एब्सेंट थे वो यहाँ पे देखेंगे। अब इस चैप्टर में हम लोग ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं यूनिटरी मेथड। क्या यूज़ करने वाले? यूनिटरी मेथड, ठीक है? यूनिटरी मेथड कैसे काम करती है? देखो भाई, ये ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने स्कूल में बहुत किए हैं, बट यहाँ पे नंबर्स डिफिकल्ट हो जाते हैं, सिर्फ इतना ही चेंज आता है, नंबर्स डिफिकल्ट हो गए, ठीक है? ध्यान देंगे ज़रा। लेट्स से मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है? एंड 10 पेंसिल की वैल्यू रहती है लेट्स से 50 रुपीज़, ठीक है? मुझे मतलब मेरे पास लेट्स से 1020 रुपये है, समझा? तो 1020 रुपये में मैं कितने पेंसिल्स खरीद सकता हूँ? क्वेश्चन समझा? ठीक है? ये ऐसा रिलेशन अपने को निकालना है पहले तो, फिर बाद में इतना करने के बाद इसका आंसर तुम लोगों को आ रहा है क्या? मतलब नंबर मैंने वैसे इजी लिए, इसका आंसर कितना आएगा? कितने पेंसिल खरीद पाऊंगा? 10 पेंसिल 50 रुपए की। तो इसमें चलो देखते हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या यूज करते हैं? देखो भाई, इस तरफ आंसर निकालना, इधर तो ये ऊपर गया, मल्टीप्लाई होगा, समझा? एंड इस तरफ वाली चीज नीचे आती है, मतलब एकदम सिंपल है, नीचे जो भी रहता है वो ऊपर जाता है, ऊपर जो भी रहता है वो, एंड कैसे फॉर्मेट में जाने का? क्रॉस फॉर्मेट में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ पा रहे हो? अब तो यहां पे आंसर क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू, अरे बताओ, 1020 अपॉन 50। समझे कुछ? कट कट, 5 1 जा 5 2 जा, तो आंसर कितना आ गया? 204 पेंसिल्स। ये समझे क्या? पक्का? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जरा यहां पे आते हैं, यहां पे अपने को पहले से देकर क्या रखा है? अरे कुछ तो दिया है ना, क्या दिया है?
चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, बातें मत करो बिना बातें के सॉल्व करो। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम्स। जिन लोगों को नहीं आ रहा है, जो लास्ट लेक्चर प्रेजेंट थे और उनको नहीं आ रहा है, ध्यान देना। अभी ये टाइप चालू है। ये रिलेशन निकाला, जैसे अपने पास पहले का रिलेशन था 10 पेंसिल 50 रुपए। अब यहाँ पे अपने पास रिलेशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज। क्वेश्चन समझा, सॉरी रिलेशन समझा। क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, हाँ कितने के लिए पूछा है, 1 मोल। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अरे फॉलोड पक्का। तो ये देख बे, हाँ दूसरी बात है, यहाँ पे रुपए के नीचे रुपए, तो पेंसिल के नीचे पेंसिल आया। वैसे यहाँ पे चार्ज के नीचे चार्ज आना चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन्स के नीचे इलेक्ट्रॉन। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने बोला है, 6.022 इंटू 10⁻, अरे कुछ समझ में आ रहा है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज वापस क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे की चीज ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर की चीज नीचे डिवाइड। फॉलोड। तो क्या हो रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू, या फिर कूलम में भी लिखने की जरूरत नहीं, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 1। वेरी नाइस, समझे पक्का। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये धीरे धीरे होगा, मतलब लास्ट टाइम पे हम लोगों ने इसके 10-12 क्वेश्चन किए थे आई गेस, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट आ जाएगा, डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत। अब आगे इसका आंसर जब निकालेंगे, किसने आंसर निकाले इसका, कितना आया, 96487। तू लास्ट टाइम वो मत मुझे सिखा, वो तूने नहीं, गलत। इसका आंसर किसने निकाला है, अरे किसने किया है मल्टीप्लाई, नहीं करो चलो। और तुम सॉल्व करो, वो तुम पहले से नोट्स लिख के आए वो मत किया करो, वो गलत आंसर है। तो इसका आंसर जब तुम लोग एग्जैक्ट निकालने जाओगे तो आता है, एग्जैक्ट आंसर अभी के लिए 9.6352। 1.6 इंटू 6.022 को जब मल्टीप्लाई करोगे तब, फिर बाद में 10⁻⁻19 इंटू 10⁻23 कितना बचता है, 10⁻4। वेरी नाइस, समझा। बट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है बे, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, समझे। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर क्यों है, बिकॉज लास्ट टाइम में मैंने बताया था एवोगाड्रोस नंबर 6.022 पे खत्म नहीं होता, 6.02214 समथिंग ऐसे कुछ तो लिखा था हम लोगों ने, याद है। वैसे ये 1.6 नहीं है, 1.6022 है, 1.6022, जिसको राउंड ऑफ करके 1.6 लिया रहता है। इसका एग्जैक्ट आंसर जो रहता है, हाँ तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो रहता है वो आता है 9.6487, एग्जैक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। ये अभी के लिए जो तुम लोगों ने आंसर निकाला वो वैसे देखा जाए तो करेक्ट है, तुम लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन पता है उससे, बट आगे भी तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, उससे एग्जैक्ट आंसर कितना आता है, 1.6487 इंटू 10⁻4 यूनिट क्या आएगा, कूलम। समझ में आ रहा है। फिर इसको हम लोग मतलब मल्टीप्लाई अगर कर दिए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होता है, 96,487 कूलम्स। ये नंबर इजी है क्या भाई याद रखने के लिए, नहीं ये याद रखना अपने को। तो ये नंबर याद रखने जैसा है क्या, नहीं। तो इसको जरा याद रखने जैसा बनाते, इसको राउंड ऑफ करो बे, इसको राउंड ऑफ करके चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखते हैं, कौन ये कुछ तो पेन के साथ कर रहे हैं, 96,500 कूलम। अभी याद रखने से ऐसा है, ये याद रखना है, समझ में आ रहा है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96,500 कूलम, समझ पा रहे हो, जिसे हम लोग बोलते हैं 1F, F फॉर फैराडे। क्या बोलने का, एक नया यूनिट आ गया तुम्हारे पास, फैराडे। बताओ भाई फैराडे का मीनिंग क्या रहता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो पक्का। तो अगर इसके बाद तुम लोगों को किसी ने पूछा व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखने का, या फिर 1 फैराडे, समझा, लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। और कैलकुलेशन सब जन यहाँ पे ट्राई करेंगे। जब तक तुम लोग कैलकुलेशन ट्राई नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन ट्राई नहीं करते, तो ये नंबर्स को यूज टू नहीं होंगे तुम लोग। एक नया यूनिट देखो, जैसे हम लोगों ने जब कभी ऐसा कुछ बड़े नंबर, घटिया नंबर आते हैं जो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये घटिया नंबर था 1e बोल दिया, ये घटिया नंबर था 1 AMU बोल दिया, ये ठीक ठाक नंबर है बट फिर भी इतना अच्छा नहीं है, तो 1 फैराडे नया यूनिट चिपका देते हैं। जैसे तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा रहेगा फोर्स का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन रहता है, बराबर है क्या नहीं, बट एक्चुअल में फोर्स का यूनिट न्यूटन है क्या, वो तो मास इंटू एक्सेलरेशन है ना बे, तो फोर्स का एग्जैक्ट यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा रहता है, बट वो यूनिट ही घटिया हो जाता है, तो घटिया यूनिट तो नया यूनिट ला दिया न्यूटन बाबा ने बताया था। या फिर प्रेशर का यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी गलत बोला, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, हाँ बराबर है, बराबर बोला था सॉरी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बदले हम लोग और एक यूनिट लिखते हैं, कौन सा, पैस्कल। ये तुम लोगों ने सुना है क्या, पास्कल सुना है, पास्कल नहीं सुना है, ओके ठीक है, आगे जाके सुनोगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग नए यूनिट ला देते हैं, क्यों, क्योंकि वो इजी गिरता है, और जो मेजरली मतलब जो साइंटिस्ट ढूंढता है ना उसको अपना नाम चिपकाना रहता है। फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसने अपना नाम चिपकाया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लिखो न्यूटन, पैस्कल, ये सब साइंटिस्ट थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो लोग एब्सेंट थे, थोड़ा सा ग्रास्पिंग में दिक्कत होगी, ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन, तो मैं ट्राई करूँगा कि आराम से ही जाओ, बट हो जाएगा, मतलब इतना तुम लोगों ने बहुत कुछ ज़्यादा मिस नहीं किया है, 3 फॉर्मूलाज की डेरिवेशन ही मिस की है, तो वो यूज टू हो जाओगे तुम लोग, डोंट वरी, ठीक है। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब देखो भाई, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। ये देखो भाई, मोलार मास डिफरेंट रहता है, मोलार मास इज व्हाट, मास ऑफ 1 मोल। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 एटम या फिर एटम, ठीक है। वो एक एटम रह सकते हैं, 10 एटम्स रह सकते हैं, 50 रह सकते हैं, कुछ भी रह सकते हैं, या फिर 1 मोल एटम भी रह सकता है, ठीक है। अब एटॉमिक मास 3 अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले पढ़ सकते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, इसे हम लोग बोलेंगे आम, क्या बोलने का, आम, ठीक है। दूसरा आता है रिलेटिव एटॉमिक मास, इसे बोलेंगे राम, ठीक है। क्या बोलने का, वे सालो बोलो। फिर बाद में बोलने का ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, इसे बोलने का गाम, ठीक है। बस और कुछ नहीं। ये देखो भाई, ये सिर्फ मास को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होने वाले हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, आम, ठीक है। आम से शुरू करें, आम, ठीक है। आम इज नथिंग बट मास ऑफ 1 सिंगल एटम, मास ऑफ 1 सिंगल एटम। इसका यूनिट ये देखो भाई, एब्सोल्यूट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली AMU में या फिर kg में, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये AMU का मीनिंग क्या है भाई, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये एक AMU मतलब मास ऑफ 1 प्रोटॉन, भूल गया लगता है, 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ 1 प्रोटॉन। उसकी वैल्यू क्या रहती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अगेन रटने की वैसे जरूरत नहीं है, एग्जाम में दी रहती है, बट वो जब दिमाग में बैठी रहती है ना, तो वो
हम लोग यूज कर पाते हैं, समझ में आ रहा है? ओके, अब तो 1 AMU इज नथिंग बट 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, समझे? 1.67 को यूज करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, इसको यूज कर सकते हैं 5/3। 5/3 को अगर तुम लोग डिवाइड करोगे ना 5 को 3 से, तो आंसर आता है 1.666666। समझ में आ रहा है? इसका आंसर आता है 1.666 कंटिन्यूएशन में। तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो? 1 पॉइंट फॉलोड, ठीक है? अब ध्यान देंगे इसके ऊपर, हाँ इनके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आता पहले, तो एकदम सिंपल चीज़, ठीक है? ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो तुम लोगों को पता रहनी चाहिए, ठीक है? एक सिंपल क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन kg। क्वेश्चन समझा? ठीक है? गिवन दैट कार्बन का मास है 12 AMU, समझा? एक कार्बन का मास 12 सबको पता है, लास्ट टाइम भी पढ़ाया था। एक कार्बन का मास कितना रहता है? 12, ठीक है? अब ये 12 क्या है? AMU है। ये 12 क्या है? AMU। बट अभी वो किस में पूछ रहा है? kg में है। तो अभी अपने को वापस क्या करना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड यूज करनी पड़ेगी। यूनिटरी मेथड के हिसाब से अपने को एक चीज पता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻। अब कार्बन कितने AMU है? 12। तो 1 AMU इतना है, तो 12 AMU का कितना ढूंढ लोगे? करो जरा। एंड 1.67 को क्या लिखने का? 5/3, ठीक है? चलो करो, आ गया आंसर? वेरी नाइस। अब देखो बे, कितना आंसर है? 20 इंटू -27, वेरी नाइस, ठीक है? तो देखो अब यहाँ पे कैसे हो रहा है? 1 AMU करस्पॉन्ड्स टू 5/3 इंटू 10⁻⁻27 kg। कार्बन कितना AMU है? तो 12 AMU विल करस्पॉन्ड टू हाउ मच, ठीक है? क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा, ठीक है? तो 12 इंटू, बताओ रे, 12 इंटू 5/3 इंटू 10⁻⁻, द होल थिंग डिवाइडेड बाय 1। तो 1 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3 1 जा 3, 3 4 जा 4 इंटू 5, 20 इंटू 10⁻⁻, kg, समझा? दिस इज योर आंसर, खत्म, ठीक है? अगेन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है? ये जस्ट एक ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है कि ये ऐसा भी रहता है, क्योंकि एग्जाम में AMU दे देंगे वो कभी ना कभी, तो तभी पता रहना चाहिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, सेकंड, रिलेटिव एटॉमिक मास, राम, ठीक है? ओके, इसको मैं, इसकी मतलब डेफिनेशन बाद में लिख के देता हूँ, पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो भाई, रिलेटिव कब बोला जाता है? व्हेन समथिंग इज इन रिलेशनशिप टू सम अदर थिंग। समझ में आ रहा है? जैसे जब कभी हम लोग कोई चीज वजन करने जाते हैं, वजन, अभी तो ऑब्वियसली ऐसे वेइंग्स के लिए बैलेंस यूज नहीं होते, पुराने ज़माने में होते थे, देखा रहेगा तुम लोगों ने टीवी में, ठीक है? तुम लोगों को यहाँ पे कुछ आटा, दाल, चीनी कुछ तो है, पता नहीं, ठीक है? इधर पे तुम लोग क्या रखते हो? वजन रखते, वेट्स रखते, बराबर? लेट अस से मैं 1 kg के वेट यूज़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इस जो भी चीज़ है उसको वे करने के लिए मुझे 4 1 किलो के वजन लगे। सो व्हाट इज द मास ऑफ दिस सब्सटेंस? 4 kg, बराबर के नहीं? सो दिस इज, तुम लोग क्या कर रहे हो दोनों, ध्यान दो यहाँ पे। सो दिस इज मास ऑफ दिस सब्सटेंस इन रिलेशनशिप टू दीज वेट्स। समझ में आ रहा है? तो ये रिलेटिव मास हो गया। इसके रिलेशन में इसका मास 4 kg है, इसका मास 4 किलो है क्या? मतलब एक पार्टिकल का नहीं, इसके एक पार्टिकल का मास कितना है? 1 kg है, बट इसका मास कितना हो गया इन रिलेशनशिप टू दिस? फॉलोड। अब वैसे ही हम लोगों को एटम्स का मास निकालना था। किसका निकालना था? तो एटम्स का मास निकालने के लिए ऐसा 1 kg जैसा कोई आइडियल सब्सटेंस है क्या अपने पास? एक है हाइड्रोजन। क्या है अपने पास? हाइड्रोजन का मास कितना रहता है? पता है ना सबको, 1 रहता है। अब लेट अस से मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, लिथियम ले लेते, चलो, ठीक है? अब इस लिथियम का मास मुझे पता नहीं है,
तो मैं इधर दूसरी तरफ क्या रखना स्टार्ट करूंगा, मैंने एक हाइड्रोजन रखा, दूसरा रखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 हाइड्रोजन रखने के बाद ये दोनों बैलेंस्ड हो गए। तो अभी लिथियम का मास कितना हो गया? सो नाउ वी हैव मास ऑफ लिथियम इन विथ रिलेशनशिप टू, मैंने क्या बोला समझा? पक्का? बट हाइड्रोजन यूज करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बे, क्योंकि गैस है, उड़ जाती है। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को हाइड्रोजन यूज नहीं करना था। समझ पा रहे हो? अब हाइड्रोजन यूज नहीं करना है तो हम लोगों ने अलग अलग एलिमेंट सोचना स्टार्ट किया, एंड फिर हमारे पास एक एकदम मस्त आइडियल एलिमेंट आ गया, कार्बन। कौन सा आया? देखो भाई, हाइड्रोजन के बाद आते हैं हीलियम। हीलियम भी क्या रहता है? गैस रहता है, यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है लिथियम, बट लिथियम जलता है, लिटरली ऐसे हवा में जल जाता है, यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, ये दोनों बहुत कम मिलते हैं। समझ पा रहे हो? अब जो चीज बहुत कम मिलती है हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? बाद में आता है कार्बन। कार्बन एकदम इजीली मिलते हैं। कार्बन क्या रहता है बे? नहीं वैसे नहीं, मतलब कार्बन नेचर में कहाँ पे मिलता है? ध्यान दो। ग्राफाइट, ग्राफाइट मतलब कोयला। ग्राफाइट मतलब क्या रहता है ना? कोयला एकदम इजीली मिलता है। हम लोग ऐसे किसी चीज को जला देते तो जो बच जाते हैं वो कोयला रहता है। समझ पा रहे हो? तो कार्बन को कुछ ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है क्या? नहीं, इजीली मिलता है। तो हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया कार्बन, बट कार्बन के साथ एक आई दिक्कत। एक कार्बन का मास कितना? 12। एक कार्बन का मास कितना? हम लोगों को इधर मास कितना चाहिए था? 1। समझ में आ रहा है? तो इस 12 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये समझे? तो कार्बन के मास को हम लोग 12 से मतलब 1/12 कर देते हैं, तब जाके वहां पे हम लोग यूज कर पाते हैं। समझा? तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है, इट इज द मास ऑफ एन एटम। देखो भाई, लिखना स्टार्ट करो। इट इज द मास ऑफ एन एटम in relationship with (1/12) mass of कार्बन 12। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 क्यों किया वो समझा? अब देखो बे, एक बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मेरे पास कोई एक एटम है, हाँ, कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोग किसके रिलेशन में मास निकालते हैं? कार्बन के, बराबर। कार्बन के रिलेशन में हम लोग मास निकालते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन आता है, इस कार्बन के बदले अगर मैं ऑक्सीजन यूज करता, समझा? तो जो एलिमेंट है यहाँ पे ये वाला, इसका मास बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा, क्या होगा? क्वेश्चन समझा? ठीक है, अब उसका एक्सप्लेनेशन। पहली बात, तुम लोगों को आंसर देना है, मतलब इधर कार्बन के बदले ऑक्सीजन यूज करूंगा तो इस तरफ रखे हुए एलिमेंट का क्या होगा? मास बढ़ेगा, कम होगा, क्या रहेगा? अरे बोलो, क्वेश्चन समझा क्या? कार्बन के बदले, देखो मैंने क्या बोला, इधर हम लोग तराजू में क्या रखते हैं? कार्बन, 1/12 मास ऑफ कार्बन। क्वेश्चन ये आता है, कार्बन के बदले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसा कुछ यूज किया, ठीक है? तो लेट अस से ऑक्सीजन यूज किया, तो ये जो एलिमेंट रहता है जिसका मास निकाल रहे हैं, उसका मास बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, क्या होगा? चलो मैं बता दूं, चलो देखते हैं। अब लेट अस से मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, मास मुझे पता, मुझे 4 कार्बन लगे। कितने कार्बन लगे? एक कार्बन का मास, मुझे 4 कार्बन लगे, तो इस एलिमेंट का मास कितना हो गया? 48 हुआ। ओके, 48 हुआ। अब इसी एलिमेंट को मुझे वे करना है ऑक्सीजन यूज करके। एक ऑक्सीजन का मास रहता है 16। कितना रहता है? कितने ऑक्सीजन लगेंगे? हाँ, कितने लगेंगे? बराबर है क्या नहीं? इसका मास कितना है? कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे मुझे बताओ, मैं यहाँ पे इसका वजन कर रहा था 1 किलो को लेके, कितना वजन आया? अब 1 किलो के बदले 2 किलो के अगर मैं वजन रखूंगा तो इसका मास चेंज होता है क्या?
कुछ दिमाग में घुस रहा है? ये हम लोग एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हैं ना, तो एज ए रेफरेंस कुछ भी यूज करो। चीज का मास कभी चेंज होता है क्या? बराबर है कि नहीं? तुम लोग एक वेइंग स्केल यूज करो, तुम्हारा वजन 60 किलो आया तो दूसरे वजन वेइंग स्केल पे क्या वो चेंज होता है क्या? दूसरे कंपनी की हो गई तो नहीं ना, सेम ही रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? ओके, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला अगेन, ये सब सिर्फ टाइम पास है, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे वाले आ सकते हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला राम इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ व्हाट? कार्बन 12। समझ में आ रहा है? ऊपर भी मास नीचे भी मास, यूनिट बोलो बे, ऊपर भी मास नीचे भी मास, यूनिट क्या बनेगा? ऊपर मास का यूनिट ग्राम्स, नीचे मास का यूनिट ग्राम्स। यूनिट यूनिटलेस, यूनिट है ही नहीं ना, ये रेशो है, ऊपर भी मास नीचे भी मास। ये तुम लोगों ने पढ़ा है कभी ऐसे यूनिटलेस हो जाता है एंड ऑल? ओके, तो ये हो जाता है यूनिटलेस, यूनिटलेस, ठीक है, लिख दो। चलो अब एक चीज अपने को पढ़नी है, ठीक है, जो थोड़ी सी टेढ़ी है, वो हो गया। तो उसके बाद एकदम मस्त टॉपिक है, ये करो जरा, गाम, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी चीज है जो अपने को करनी है, ठीक है, ध्यान देंगे यहां पे। गाम देखो भाई, इसके बाद एक साइंटिस्ट है, ठीक है, सब जन ध्यान देंगे। इसकी अभी ये हम लोग यूज कर रहे थे, हम लोग क्या यूज कर रहे थे? आर्म और राम, ठीक है, एटॉमिक एब्सोल्यूट एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, ये यूज कर रहे थे। बट ये दोनों में एक दिक्कत आ रही थी, नंबर्स बड़े घटिया आते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास फिर भी ठीक है, बट एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का यूनिट मतलब नंबर 20 × 10⁻27 और घटिया घटिया नंबर बहुत सारे, समझ में आ रहा है? तो एक साइंटिस्ट ने बोला यार एक काम करते हैं, ढूंढ के निकालते हैं कि अगर मुझे एक एएमयू को 1 ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ा, समझा? मतलब एक एएमयू इज नथिंग बट 1 ग्राम, तो कितने पार्टिकल्स लगते हैं, कितने एएमयूज लगेंगे? समझ में आ रहा है? ठीक है, जरा यहां पे ध्यान दो। 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? kg। चलो पहले 1.67 × 10⁻27 यूनिट क्या रहता है? kg। साइंटिस्ट को क्या करना है? ग्राम में लेना है, तो kg को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम्स में, तो 10⁻24 ग्राम्स। समझा? घटिया नंबर हम लोगों को। और पहली बात तो बहुत छोटा नंबर 10⁻24 ना बे, इतना छोटा नंबर हम लोग वे कर पाते हैं क्या? कम से कम हम लोग 1 ग्राम तो लेना पसंद करता है। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे इस AMU को 1 ग्राम में कन्वर्ट करना है, फॉलोड, तो इसमें कितने AMUs फिट होंगे? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो? 1 ग्राम में कितने AMUs फिट हो पाएंगे? लेट अस से मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, समझो कि 1 AMU corresponds to 10 grams। समझ में आ रहा है? 1 AMU corresponds to 10 grams। तो 1 किलो में कितने AMUs आएंगे? आराम से नहीं, देखो 1 AMU मतलब कितना बोला मैंने? 10 ग्राम। ऐसा अगर रहता तो 10 ग्राम मजा नहीं आती, तो 1 किलो पे लेके जाते हम लोग। तो 1 किलो में मतलब 1 किलो मतलब 1000 ग्राम्स, बराबर है ना? मैं कितने AMU आएंगे? क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई। समझे? तो 1 × 1000 अपॉन 10, आंसर कितना आया? 100। तुमने मल्टीप्लाई किया था, हाँ, अरे तुम मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड करने का, करेक्ट है। अब ये समझा? तो अब अपने को पता चला ना 100 AMU इज 1 kg। समझा? वैसे उस साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भाई 1 AMU इतने इतने ग्राम्स है, मजा नहीं आ रहा है, किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्राम्स में।
केजी नहीं, ग्राम्स में, समझा? तो 1 ग्राम में कितने एमयूज आएंगे? करोगे क्या रे तुम लोग? जरा कर लो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे सॉल्व करते पता है ना? 1.67 को क्या लेने का? 5/3 लेने का। क्या लेने का? 5/3। एंड अभी इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड? यूनिटरी मेथड। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। करोगे खुद से ट्राई? ये करो जरा। ए आया क्या इधर? नहीं सर। करो फिर, ट्राई मारो। ए देखो बे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आया नहीं? ओके देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 यहाँ पे चला गया, 1.67 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 1 × 1, ठीक है? 1 × 1 अपॉन 5/3 इंटू 10⁻⁻²4। 1 × 1 1, 5/3 डिवीजन के डिवीजन का 3 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3/5 होगा। ये सबको पता है, डिवीजन के डिवीजन में जो भी चीज रहती है वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, तो इट विल बिकम 3/5 इंटू 10⁻⁻²4 डिवीजन में है, वो ऊपर जाएगा तो 10⁻+24, समझा? अब ये कितना बन रहा है? 5/3 सॉरी 3/5, 3/5 तो 0 पॉइंट, ये हो गया 30, 5 6 30 इंटू 10⁻, समझा? इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो 6 इंटू 10⁻23 बराबर। ये क्या है? एमयूज। ओके ठीक है। 1 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू दीज मेनी एमयूज बराबर। ये नंबर क्या है? हाँ क्या है ये? एवोगैड्रोस नंबर। वो जो साइंटिस्ट की बात हो रही है, वो साइंटिस्ट कौन थे? एवोगैड्रो थे। एवोगैड्रो ने एक दिन उठ के सोचा कि साला ये एमयू में मजा नहीं आ रही है, एमयू को किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्राम्स में। तब उनको पता चला कि एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इतने एमयू लेने पड़ते हैं। ये एक नंबर आ गया, इतने एमयूज अगर हम लोग लेंगे तो वो डायरेक्ट ग्राम्स में कन्वर्ट होता है। मैं अगर 1 एमयू इतने बार लूंगा तो 1 ग्राम, 2 एमयू इतने बार लूंगा 2 ग्राम्स, 10 एमयू इतने बार लूंगा 10 ग्राम्स। तो ये एक नंबर, स्पेशल नंबर आया, समझा? तो इस क्वांटिटी को उन्होंने एक नाम दिया। इसको उन्होंने नाम क्या दिया? हाँ ओके, एवोगैड्रोस नंबर। और इतने अमाउंट के क्वांटिटी को एक नाम दिया। उस क्वांटिटी को क्या बोला? चैप्टर का नाम क्या है बे? हाँ, इसको क्या नाम दिया? मोल, 1 मोल, समझा? अरे जैसे 12, किसी एक इंसान ने सोचा रहेगा ना यार कि केले काउंट करते वक्त बड़ी दिक्कत होती है, एक काम करते 12 ले लेते हैं, तो उसने उस 12 को क्या बोला? डजन, बराबर के नहीं? वैसे एवोगैड्रो ने भी एक बोला कि यार ये एमयू काउंट करने में बड़ी दिक्कत होती है, ग्राम में कन्वर्ट करता है। ग्राम कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्जन फैक्टर आया, इतने लेने पड़ेंगे, तो इसको उन्होंने क्या बोला? 1 मोल, समझा? पक्का? तो बहुत सी बार, हाँ, तो इस मोल में कन्वर्ट करते वक्त वो ग्राम्स में कन्वर्ट होते हैं, समझे? तो कभी कभी मोल को बोला जाता है ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स। देखो बे, मोल को ही एक नया नाम भी रहता है और एक नाम रहता है ग्राम एटम। क्यों? बिकॉज जब हम लोग मोल्स लेते हैं तो वो एएमयू किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्राम में। समझ में आ रहा है? तो ग्राम एटम पूरा लिखा रहता है, ग्राम एटम। जब तुम लोगों को ऐसा लिख के लिखा हुआ दिखेगा ग्राम एटम, तो वो क्या रहता है? वो ग्राम वजन है क्या? वो क्या है? 1 मोल है। समझ में आ रहा है? देख बे, जी मतलब अपना नॉर्मल ग्राम वजन वाला, पूरा ग्राम लिखा रहेगा तो वो मोल है। वैसे ही मॉलिक्यूल के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। जब पूरा ऐसे ग्राम लिखा हुआ दिखेगा तो तुम लोग उसको मास लोगे क्या? तो क्या रहता है? मोल। वैसे ही और एक मोल के लिए रहता है ग्राम आयन। क्या रहता है? ग्राम। ये पूरा ग्राम लिखा रहे, देख कभी कोई यूनिट कभी लिखा है पूरा किलोग्राम? नहीं लिखा है ना। कभी लिखा है कभी ऐसे ग्राम लिखा है? ग्राम क्यों नहीं लिखते? यूनिट है ना अपने पास। तो ये पूरा जब ग्राम लिखा रहेगा इसका मीनिंग क्या रहने वाला है? 1 मोल। ये ग्राम क्यों यूज कर सकते, समझ में आ रहा है? मोल में कन्वर्ट करते वक्त मास जो है वो एमयू से डायरेक्ट ग्राम्स में आ जाता है। ठीक है, ओके, लिख दो। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़े। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे सबको एवरेज निकालना था। एवरेज, एवरेज निकाले हो कभी सबने? पक्का? अरे जरा इंटरेक्ट करो,
मतलब वैसे। अब चलो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास दो स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, ठीक है। ए वाले के दोनों की एग्जाम ली गई, ठीक है, दोनों की एग्जाम ली एंड लेट अस से कि पहले स्टूडेंट को मार्क्स मिले 25, ठीक है, एंड दूसरे स्टूडेंट को मार्क्स मिले लेट अस से 33, ठीक है। 50 मार्क्स की एग्जाम थी, एक को मिले 25, दूसरे को मिले 33। व्हाट इज द एवरेज स्कोर? बराबर, ओके, वेरी नाइस आंसर। कितना? 29, ओके। देखो बे, यहां पे इनका अगर मैं एवरेज पूछूं तो कैसे करेंगे? 25 प्लस 33 अपॉन 2 जो हो जाता है 58 अपॉन 2 विच इज 20। इसमें कोई दिक्कत? तो ये सिंपल एवरेज तुम लोगों को आता है। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे, सब जन ध्यान देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे, देखो भाई, क्लास ए क्लास बी, पूरा क्लासरूम है अभी। क्लास ए के अंदर स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, वो है लेट अस से कितने ले? 50, चलो, ठीक है। एंड क्लास बी के अंदर जो स्टूडेंट्स है वो है लेट अस से 30, चलेगा। क्लास ए और क्लास बी दोनों की एक एग्जाम ली गई, दोनों स्टूडेंट्स के स्कोर आए। क्लास ए के सारे स्टूडेंट्स ने कॉपी की, सबको आए 20 मार्क्स, ठीक है। क्लास बी के सारे स्टूडेंट्स ने कॉपी की, सबको आए 40 मार्क्स 50 में से। समझा? क्लास ए वाले गधे हैं, क्लास बी वाले होशियार है। चलो, व्हाट इज देयर एवरेज स्कोर? क्वेश्चन समझा? अब देखते तुम लोग क्लास ए वाले हो कि क्लास बी वाले हो। चलो करो, सॉल्व करो। क्लास ए वाले की बातें मत करो बे, तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ। सॉल्व। और अगर सेम आंसर आने वाला रहता ना सेम फॉर्मूला से, तो मैं वापस थोड़ी ना लेता क्वेश्चन। बराबर है कि नहीं? थोड़ा कॉमन सेंस इसे दिमाग लगाने का, ठीक है। एंड करो। अब देखो मैं बताता हूं पहले के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। पहले वाले में कितने स्टूडेंट्स थे? 2 थे। अभी भी 2 ही स्टूडेंट्स है क्या? अभी 80 है ना बे, तो तुम लोगों को पूरे 80 स्टूडेंट्स का एवरेज करना है। पहले वाले में सिर्फ अपना स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, 2 बच्चों को जो भी मार्क्स मिले थे उनके एडिशन की थी। अब तुम लोग कैसे 20 प्लस 40 अपॉन 2 कर रहे हो? सिर्फ 60 मार्क्स मिले हैं क्या? ना, टोटल बच्चों को 60 मार्क्स नहीं मिले हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो? मुझे बताओ, क्लास ए में एक स्टूडेंट को कितने मिले? 20, बराबर। 50 स्टूडेंट को कितने मिलेंगे? 1000 ना बे, 20 इंटू 50। क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? तो 50 स्टूडेंट्स के 1000 मार्क्स, प्लस क्लास बी के एक स्टूडेंट को कितने मिले? 40, तो 30 स्टूडेंट्स को कितने मिलेंगे? 1200, 1200। इसमें कोई दिक्कत? अपॉन नीचे 2 ही स्टूडेंट है क्या? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 80। अरे मैंने क्या बोला, समझा? तो यहां पर तुम लोग जब एवरेज निकालने जाओगे तो एवरेज कैसे निकालोगे? 50 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 40 अपॉन 50 प्लस 30। आंसर कितना आ रहा है? 1000 प्लस 1200 अपॉन 80, समझे? विच इज 2200 अपॉन 80। कट। आंसर कितना आ रहा है? 27.5। ओके, 27.5। अरे कुछ समझे? पक्का? तो मिस्टेक समझी तुम्हारी कहां पे हो रही थी? तो यहां पे ध्यान देंगे अभी सब जन। एवरेज के लिए एक सिंपल चीज याद रखना, ठीक है। एवरेज हमेशा
दो चीज़ों का रह सकता है, ठीक है। एक तो मतलब दो चीज़ें रहेंगी, स्टूडेंट्स एंड मार्क्स जैसा, ठीक है। तो दो चीज़ें मतलब दो डेटा सेट रहता है। लेट अस से एक डेटा सेट को हम लोग बोल रहे हैं ए, तो दूसरे को क्या बोलेंगे बी, समझे। अब ए के लिए तुम लोगों को 1 2 ऐसे कुछ नंबर दिए रहेंगे, मतलब A1 एंड A2। बी के लिए दिया रहेगा B1 एंड B2, समझ में आ रहा है। तो एक तो वो ए का एवरेज पूछेंगे या फिर बी का एवरेज पूछेंगे। अभी हम लोगों को मार्क्स पूछा था ना भाई, एवरेज मार्क्स, तो ए का एवरेज था या बी का एवरेज था? अरे ए का एवरेज, मार्क्स का एवरेज पूछा है तो ए का एवरेज पूछा है कि बी का? बी का पूछा है, समझ में आ रहा है। तो जिस चीज का एवरेज पूछा रहता है बी एवरेज, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला आता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस, चलते जाएगा। केमिस्ट्री में ज़्यादा मच नहीं है भाई, केमिस्ट्री में 2 तक ही जाते हैं, समझा। A1 B1, ठीक है। अब अपॉन, यहाँ पे दिख रहा है ना, मतलब 2 ही थे, A3 B3 था क्या? नहीं। अपॉन, अगर ए का एवरेज पूछा रहे तो तुम लोग नीचे की तरफ डिवीजन करोगे A1 प्लस A2। अगर बी का एवरेज पूछा रहे तो तुम लोग नीचे की तरफ डिवीजन करोगे A1 प्लस A2। अगर ए का एवरेज पूछा रहे तो नीचे क्या लिखते? B1 प्लस B2। तो यहां पे आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस फॉलोड, ठीक है। ये हर जगह पे काम आता है। केमिस्ट्री में तो A1 B1 प्लस A2 B2 अपॉन A1 प्लस A2 इतना ही रहेगा मैक्सिमम टाइम, समझा मैंने क्या बोला? पक्का। अब इसके ऊपर एक एवरेज का क्वेश्चन दूं तुम्हें, ओके। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन है ना जेई में आया हुआ है, बोलो किसी ने तो सर बोला, ओके। क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, क्लोरीन एग्जिस्ट इन, chlorine exist in 2 isotopic forms, 2 isotopic forms, chlorine 35 and chlorine 37 with abundance of 75% and 25% respectively. Find average atomic mass of chlorine, समझे। अब ध्यान देंगे, यहां पे भी 2 चीजें हैं। ये क्या दिया? परसेंटेज। ये 35 37 क्या है? मास नंबर, एटॉमिक मास, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मास को लेट से हम लोग बोल रहे हैं ए, क्या बोल रहे हैं? ए। तो 35 जो है वो बन गया हमारा A1, 37 बन गया, समझे। परसेंटेज बन गया B1, समझा। अब किसका पूछा है एवरेज, परसेंटेज का या मास का? मास का, मतलब ये एवरेज निकालना है। क्या करेंगे? A1 B1 प्लस A2 अपॉन B1 प्लस B2। अगर A का एवरेज पूछा है, मास पूछा है ना, तो नीचे परसेंटेज रहेंगे। अगर परसेंटेज पूछा रहता है, ऐसे पूछेंगे तो नहीं, बट पूछा रहता है तो नीचे मास रहता। फॉलोड, पक्का। चलो अभी कर लोगे, निकालो जल्दी। देखो, जब मास का एवरेज निकालना है तो डिवीजन में परसेंटेज आना चाहिए। देखो भाई, अगर तुम लोगों ने कुछ मिस्टेक की होगी ध्यान दो। एवरेज मास, एवरेज मास, मास का एवरेज अगर पूछा है तो कैसे होगा? 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25। मास का एवरेज पूछा है तो नीचे डिवीजन में परसेंटेज आना चाहिए। परसेंटेज आएगा मतलब क्या आएगा? 75 प्लस 25, हमेशा 100 ही होगा वो। परसेंटेज टोटल मतलब 100 रहता है, समझे। तो ये हो जाएगा 35
इंटू 75 अपॉन 100 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100, ये हो गया 1 ज़ा, ये हो गया 4 ज़ा, ये हो गया 3 ज़ा, ये हो गया 4 ज़ा। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर बाद में इसका पूरा डिवीजन कर लेना। इसका आंसर आता है 35.5, जो क्लोरीन का एवरेज मास है। पढ़ा है ना बचपन में कभी तो? समझा? पक्का? ओके, लिख दो। एक तुम लोगों को घर पे जाके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे दूं? ठीक है, नहीं छोड़ रहा नहीं हो मतलब, हाँ, अभी के लिए जस्ट। ओके, क्वेश्चन इज मैग्नीशियम exist in Mg24, Mg25 and Mg26 with percentage abundance of 80%, 15% and 5%. Respectively. Find average atomic mass of Mg. ठीक है, इसमें A1, A2, A3, B1, B2, B3 ऐसा है, कर लोगे खुद से? थैंक यू। 24 ये कर लोगे ना, A1, A2, A3, A1, A2, A3, B1, B2, B3। डिवीजन में 100 ही रहने वाले पे, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इतना कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला, इजीली हो जाएगा ये। मैं नंबर्स लिख के दूं या तुम लोग घर पे जाके खुद से ट्राई करोगे? कर लोगे ना? ओके। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में और एक ऐसे घुमाया हुआ एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जो कि बहुत बार आया हुआ है। लिखना बाकी है क्या? लिख लो जल्दी। एक टाइप का क्वेश्चन इज बोरॉन एग्जिस्ट इन two isotopic forms B10 and B11 if its average atomic mass is 10.8. Find percentage abundance of B10। क्वेश्चन समझाइए। अब ये थोड़ा उल्टा हो गया, पहले परसेंटेज दिया था, एवरेज पूछ रहे थे। अभी क्या हो रहा है? एवरेज दिया है, परसेंटेज पूछ रहे हैं। इसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ, सब जन ध्यान देंगे। ठीक है, अब पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने स्कूल में भी किए रहेंगे, मैथ्स में आते थे। ठीक है, मैथ्स में किए थे, केमिस्ट्री में नहीं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? मैथ्स में जो भी चीज पता नहीं रहती, मतलब परसेंटेज ऑफ B10 पता है क्या? जो चीज पता नहीं रहती क्या लेने का? x। तो परसेंटेज ऑफ B11 कितना लेंगे? चलो मैं बता रहा हूं, देखो। अगर क्वेश्चन सॉल्व किया लेट से एंड B10 का परसेंटेज है 40, तो B11 कितना रहेगा? 60। कितना रहेगा ना? B10 आया 30, तो B11 कितना होगा? 70 बराबर। टोटल 100 रहता है, तो 30 रहेगा तो दूसरा 70, एक 40 रहेगा तो दूसरा 60, एक 50 रहेगा तो दूसरा भी 50। समझ में आ रहा है? तो दूसरा वाला कितना लेंगे? 100 माइनस x। समझा? हो गया ना, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो A1 A2 B1 B2 फॉलोड। एंड एवरेज का फॉर्मूला तो अपने को पता है, A1 B1 प्लस A2 B2 अपॉन A1 प्लस A2, सॉरी B1 प्लस B2 फॉलोड। तो एवरेज कितना दिया है हम लोगों को? एवरेज कितना दिया? क्वेश्चन रीड करो, एवरेज कितना दिया है? 10.8 इज इक्वल टू A1 B1। A1 कितना है? 10, B1 कितना है? समझा?
प्लस A2 कितना है, B2 कितना है 100 माइनस एक्स, ओके, अपॉन A1 प्लस A2 सॉरी B1 प्लस B2 x प्लस 100 माइनस एक्स, समझे, x कैंसिल, परसेंटेज तो 100 ही रहेगा ना, मैं टोटल परसेंटेज वो तो 100 रहेगा, ठीक है। चलो 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो कितना आएगा 1080 इज इक्वल टू 10x प्लस 1100 माइनस, समझा, ये कितना हो गया माइनस एक्स इस तरफ लाऊं, माइनस एक्स इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा इज इक्वल टू 1100, ये उस तरफ गया तो x इज इक्वल टू, अरे नहीं समझा क्या, पक्का, बट ये मेथड बहुत बड़ी है, बहुत लेंदी है, डिफिकल्ट भी है थोड़ी सी, तो इसके लिए एक ट्रिक है, ध्यान दो जरा, एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, अभी सब जन यहाँ पे ही देखेंगे। इस ट्रिक का नाम है नंबर लाइन मेथड, ठीक है। अब एक एवरेज हमेशा दो नंबर्स के बीच में रहता है, या फिर दो नंबर्स का एवरेज रहता है, समझ पा रहे हो, ठीक है, एवरेज हमेशा दो नंबर के बीच में रहता है। यहाँ पे वो दो नंबर कौन से हैं, B10 एंड B11 बराबर है, तो 10 एंड 11, समझे, तो वो दो नंबर को मैं x एंड y बोल रहा हूं, चलेगा। वो दो नंबर के बीच में किधर भी क्या रहेगा, एवरेज, हाँ ये कॉमन सेंस याद रखना, एवरेज अगर निकालने बोला है तो 10 एंड 11 के बीच में ही रहेगा, 35 एंड 37 के बीच में ही रहेगा, समझ पा रहे हो, तुम्हारा नंबर अगर उसके आगे पीछे किधर आया तो वो आंसर पक्का गलत है, फॉलोड, ठीक है, तो एवरेज हमेशा दो नंबर्स के बीच में रहेगा। अब हमारा इस क्वेश्चन में एवरेज कितना है 10.8, जो कि 10 और 11 के बीच में है, समझा। अब तुम लोगों को जिस भी चीज का एवरेज का परसेंटेज निकालना है, अभी यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में किसका परसेंटेज निकालने बोला था, B10 का पूछा था ना परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ B10 या फिर x, ध्यान देना, मॉड में लेना है, परसेंटेज हमेशा प्लस रहता है ना, मॉड, ठीक है, एवरेज माइनस, अगर x का पूछा है तो माइनस करेंगे y, अगर परसेंटेज ऑफ y पूछा रहेगा तो माइनस करेंगे अपॉन टोटल x माइनस y, टोटल क्या है x माइनस y, ठीक है, इनटू 100, समझा। उसी बदले अगर परसेंटेज ऑफ y पूछा हो तो y का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एवरेज माइनस अपॉन x माइनस इंटू, खत्म, समझा। चलो नंबर लाइन मेथड यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, देखो बहुत सिंपल हो जाता है सब कुछ। कौन से दो नंबर्स है अपने पास, B10 B11, इनका एवरेज 10.8, परसेंटेज ऑफ क्या पूछा है B10 बराबर ना, तो B10 का अगर एवरेज पूछा है तो एवरेज माइनस 11, ये समझा क्या, 10 का अगर परसेंटेज पूछा है तो माइनस 11 अपॉन टोटल कितना है 10 माइनस 11 इंटू 10.8 माइनस 11 माइनस 0.2 मॉड के बाहर निकाला तो मॉड सबको पता है ना, मॉड हर एक नंबर को प्लस में कन्वर्ट करता है, अपॉन 10 माइनस 11 माइनस 1 मॉड के बाहर इंटू आंसर। इतना करने के बदले इतना, ये हर जगह पे काम करते हैं, हर एवरेज के क्वेश्चन में, बस नंबर लाइन बनाने आने चाहिए, दो नंबर कौन से है, उनका एवरेज क्या है, वो समझ में आना चाहिए, फॉलोड, पक्का लिख दो। An element having two isotopes X46 and X50 has
एवरेज एटॉमिक मास ऑफ 49.2, फाइंड परसेंटेज अबंडेंस ऑफ x46 में लेते x50। चलो भाई करो ये सॉल्व। एक्चुअली इसको 48.8 दे दूं तुमको चलेगा, मतलब चलेगा इन द सेंस लिखा नहीं है ना अभी तक। ओके ये नंबर चेंज कर रहा हूँ 48.8, सब जन ध्यान दे, ये नंबर चेंज हो गया है 48.8। कितना? वेरी नाइस। आ गया आंसर? अभी आया आंसर? आ रहा है 70? आया सबको? पक्का? सॉल्व करके दिखाओ यार, तुम लोग कर लोगे, मतलब जिन लोगों का बाकी है। रुको देख लेता है एक बार मैं। अरे बेटा 4 8 जा 32। तुमने कुछ तो माइनस सब्ट्रैक्शन गलत किया है फिर। ये 3.2 है ना कि 2.2 है? 2.2 है। ओके हाँ तो ठीक है, तो करो 70% या तुम्हारा वो 2.8 रहना चाहिए था मेरे ख्याल से, कुछ तो सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक। 46 हाँ, तो 46 माइनस 48.8। अरे बाबा 50 का ढूंढने बोला है ना। क्वेश्चन कौन लिखेगा? उधर था तो आंसर गलत लिख रहे हो ना बड़ी यार, यहाँ पे वैल्यू गलत लिखी। 50 निकालना है ना, 50 निकालना है तो माइनस क्या करोगे? 48 करोगे। वही तो, कुछ क्या लिखा है कि नहीं लिखा है? सर 48 आज फर्स्ट लेक्चर है ना तुम्हारा कि सेकंड है? सेकंड है तो ऐसे क्या कर रहे हो? लिखोगे नहीं कुछ, किधर क्या लिखा है तुमने, इसलिए तो गलत जा रहा है। किधर है सॉल्विंग, कहाँ पे है? छोड़ो, मैं इंटरेस्ट लेने ही नहीं वाला, वो करो तुम्हारे हिसाब से। ओके ठीक है, करेक्ट है। ये आ गया, ये तुम लोग तुम्हारा नहीं था मतलब बगुंतर दे हाँ आ जाएगा आंसर, यस। अरे बाबा 4 7 था 48, सॉरी 4 7 था 28, तो वहाँ पे वो 0.7 करके इंटू 100 कर देंगे तो इजी हो जाएगा। शायद हाँ हो सकता है, हाँ यस। नहीं 25 एग्जैक्ट आ रहा है तो उतना ही रखो चलेगा। नहीं कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है फिर बेटा। वन 120/4 जो है वो 30% होता है, समझे? हाँ, और ये x की वैल्यू तुम्हें ये b मतलब ये 46 की आई तो 50 की 70% होगा, ठीक है? ओके इधर तो कोई दिक्कत, ये समझे? ओके नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट करेंगे फिर खत्म कर देंगे आज का लेक्चर। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, percentage by mass of elements in a compound। चलो बस बाद में डिस्कस कर रहा, तुम तो छोड़ ही दो। हाँ यहाँ पे तुम प्रॉपर लिख क्यों नहीं रहे हो? बट तुम्हें नहीं, तुम्हारे पीछे वाला थियरी भी नहीं लिखी है इसलिए। किधर वो ट्रिक तो दिखी ही नहीं मुझे लिखी हुई। एवरेज माइनस एक्स वाई जो भी था, नंबर लाइन मेथड की ट्रिक। देखो तुम कैसे भी पढ़ो बट आंसर करेक्ट ला के दो, और कुछ नहीं है, ठीक है? आंसर भी नहीं आ रहा है तो मतलब ही क्या। और वो 2.2 जो है वो सब्ट्रैक्शन भी गलत है, उसका आंसर 1.2 कौन आना चाहिए था। सब्ट्रैक्ट भी गलत ही कर रहे हो, जो भी कर रहे हो सब गलत हो रहा है। ओके अब यहाँ पे मतलब जिसका आंसर सही आया और वो क्वेश्चन ना लिखे कुछ ना करे ना, तो उसको एक टाइम पे मैं कुछ बोलूँ भी ना, मतलब मैं इग्नोर मार दूँ कि ठीक है चल आंसर आ रहा है, होशियार बच्चा है वैसा। बट आंसर ही गलत आ रहे हैं तो मतलब क्या ही है ना। ओके ये देखो भाई, अभी हम लोग निकालने सीखने वाले परसेंटेज, ठीक है? अब परसेंटेज निकालने के लिए देखो भाई एक सिंपल एग्जाम्पल। मेरे पास इतना केक था, इस केक में से मैंने इतना पार्ट खा लिया,
कितना परसेंट खाया है मैंने? 25% खाया, बराबर है क्या नहीं? तो परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? परसेंटेज का फॉर्मूला रहता है अमाउंट प्रेजेंट, मतलब यहां पे जितना अमाउंट खाया, अमाउंट ईटन, ठीक है, अपॉन टोटल अमाउंट, अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100। समझ में आ रहा है? ठीक है, अमाउंट प्रेजेंट अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100, एकदम सिंपल फॉर्मूला रहता है। ये किधर भी परसेंटेज निकालने के लिए यही फॉर्मूला रहता है, तुम लोगों ने बचपन से यही फॉर्मूलाज यूज किए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज बाय मास ऑफ नंबर 1 कार्बन इन CH4, ठीक है। गिवन दैट एक कार्बन का मास रहता है 12, एक हाइड्रोजन का मास रहता है 1। ओके, ध्यान दो बे। CH4 हम लोगों को किसका परसेंटेज पूछा है? कार्बन का। समझ पा रहे हो? अब देखो, एक CH4 में कितने कार्बन है? एक, तो एक कार्बन का मास 12 अपॉन टोटल मास, टोटल CH4 का मास कितना है? 16, 16 दिख रहा है, एक कार्बन का 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1, तो 16 अपॉन 16, इसको क्या बोलते हैं? मोलार मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। मोलार मास इनटू 100, अमाउंट वी हैव, अमाउंट प्रेजेंट कार्बन की, अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100, ठीक है। 12 1 जा, सॉरी 12 1 जा क्या बोल रहा हूँ, 4 3 जा 12, 4 4 जा, 4 1 जा 4 ना, 25 4 जा 100, आंसर कितना आया? ए समझे? इसके लिए बुक्स में एक और एक फॉर्मूला रहता है, देखो ध्यान दो। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलार मास इनटू 100। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? मास ऑफ एलिमेंट 12 अपॉन मोलार मास 16 इनटू 100, फॉलोड। और एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C2H6। चलो भाई बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन C2H6 में कितना? 24, वेरी नाइस। समझा क्या? एक कार्बन का मास 12, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मास, समझा, अपॉन टोटल मास 30, 24 प्लस ये हाइड्रोजन के 6, समझ पा रहे हो? ये निकालने सबको आता है, अपॉन 30 इंटू 100, ये कट 3 1 जा 3 3 8 जा 8 इंटू 10 80%, फॉलोड। पक्का? ओके, अब तुम लोग सॉल्व करना। थर्ड, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन SO3, SO2 लिख दो। फोर्थ, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C6H12O6। अब यहाँ पे देखो, परसेंटेज ऑफ सल्फर, (32 अपॉन इंटू 100), 16 2 जा 16, 4 जा 4 1 जा 4, 25 जा 25 इंटू 2 50%, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन देखो बे, एक कार्बन 12, 6 कार्बन 72, तो 72 अपॉन इसका मोलार मास निकाल लेना 180 इंटू 100, ये कट 18 1 जा 18, 4 जा 4 इंटू 10 40%। मोलार मास निकालने आ रहा है ना सबको? आते सबको आता है, स्कूल में सिखाया था। ओके चलो भाई, जिनको नींद आ रही है अब ये सॉल्व करें। सॉरी, ओह माय गॉड, टारगेट, ऐसा कुछ नहीं करता मैं। ओके, अब यहाँ पे मतलब ये बहुत इजी लग रहा है ना वैसे, इसलिए मैं बोला ऐसे। अब ये क्वेश्चन, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट, यस। अब ये वाला क्वेश्चन करो, फाइंड मोलार मास ऑफ इंसुलिन
if it contains 0.25% सल्फर। ठीक है, मैं यहां पे ही सॉल्व कर लूं। देखो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज ऑलरेडी गिवन नाउ। सब जन यहाँ पे ध्यान देंगे, बातें नहीं करेंगे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज ऑलरेडी गिवन नाउ, तो 0.25 विच इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट कितना है? 32 अपॉन मोलार मास, वही तो ढूंढना है, इनटू 100। नहीं समझा? अरे समझा क्या? अब मोलार मास निकालना है, तो मोलार मास इज इक्वल टू 0.25 इंटू 3200। समझा? ठीक है, 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं, आंसर गलत है वे तुम लोगों का। 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। पता है ना, 1/4 इज 0.25 इंटू 32। 4 1 जा 4, 8 जा 32। तो आंसर कितना बचा? क्या 8 है? बाकी के 2 0 दिख रहे नहीं है क्या बे? तो आंसर गलत है अनफॉर्चुनेटली। कैसे मतलब? मुझे क्या बताओ, तुमने क्या लिखा है वो बताओ अभी पहले। चलो मैं बताओ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे बे? इतना फॉर्मूला बता गया, सब कुछ बता गया, कैलकुलेशन में मिस्टेक। सर ये दोनों ये तुम्हारा आंसर और मेरे, नहीं रुको, मैंने कुछ मिस्टेक की क्या? ओह शिट, अरे यार, अरे शिट, इधर हाँ ना रे। बड़े खुश हो रहे रहोगे ना तुम लोग अभी। शिट, अरे यार, आपको डाउट करवा दिया सर, शिट, सिक्योरिटी पैदा कर दिया। अरे अरे 3200 अपॉन 0.25। 0.25 कैन बी रिटन एज 1/4। 1/4 मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3200। ये देखो बे, 3200 अपॉन 1/4, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, समझे? तो ये हो गया 00812। आ गया? गुड गुड, चलो। ओके, so with this we'll stop here till then. So next time, bye bye. हाँ